हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मानव सभ्यता विकास के साथ कुछ न कुछ ऐसा करती रहती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने पैदल चलना शुरू किया जन्मे आदि मानवों की तरह, और धीरे 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 हम मानव सभ्यता के विकास के चरण में आगे बढ़ते चले गए। सबसे पहले गुफाओं में रहना शुरू किया, उसके बाद सभ्यताएं बनाई, स्थायी आवास बनाया, कृषि की, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले गए। एक मानव जो पैदल चलता था उसने एनिमल्स को, जानवरों को पालतू बनाया, बैलगाड़ी, डॉग गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इन सबको बनाया। 16वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीछे कारण क्या था? एनर्जी, कोयला। जैसे ही हमको कोयला की प्राप्ति हुई, हम उसका उपयोग करना सीखे, पूरी दुनिया में एक क्रांति देखने को मिली। पूरी दुनिया में विकास की क्रांति देखने को मिली, और उसके कारण हम बहुत आगे चले गए। ये विकास की क्रांति शुरुआत में काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये विकास का जो आधार था वो संसाधनों का दोहन, पर्यावरण से खिलवाड़, ये सब कुछ था। शुरुआत में तो ये काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन धीरे 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 जब ये सब करने लगे, क्योंकि शुरुआत में कुछ ही लोग कर रहे थे, फिर सब ने करना शुरू किया, तो इसके हानिकारक परिणाम आए। और इन हानिकारक परिणामों के फिर हमने विकल्प तलाशने शुरू किए। जैसे अगर हम एनर्जी उत्पादन की बात करें, तो आजकल पूरी दुनिया बात कर रहा है कि हमको रिन्यूएबल एनर्जी पर जाना है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को पीछे छोड़ना है, क्योंकि पर्यावरण का दुश्मन बन चुका है। उसी तरीके से हम ऊर्जा जो है, ऊर्जा उत्पादन के तरीकों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूल एक ऐसा शब्द है जो सबके जीवन का हिस्सा है। किसी के पास कार है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास कुछ और है। दिन में किसी ना किसी तरीके से हम लोग फ्यूल के हिस्से में आते हैं। अब ये जो फ्यूल है, ये जीवाश्म ईंधन से मिलता है, और जीवाश्म ईंधन वह ईंधन है जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। GHG गैसों का इमिशन हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है। इनके समाधान जब हमने निकालना शुरू किया, तो एक विकल्प आया, एथेनॉल। एथेनॉल एक सब्सटेंस है जिसको एग्रीकल्चर बेस से ही बनाया जाता है। उसको अगर यूज़ करेंगे तो वह पर्यावरण फ्रेंडली होगा। लेकिन अभी रिसेंटली उसकी एक रिपोर्ट आई और पता चला कि एथेनॉल पर्यावरण फ्रेंडली तो है, लेकिन वह इंजन जो है, उस इंजन को इफ़ेक्ट कर रहा है, और उसके कारण जो माइलेज है वो भी काफ़ी कम हो रहा है। अब इसका विकल्प क्या हो सकता है? इसके विकल्प की तरफ आगे बढ़े तो एक न्यू शब्द चर्चा में है, आप इसको ईसोब्यूटेन के नाम से जानते हैं, ईसोब्यूटेनॉल के नाम से आप इसको जानते हैं। ये क्या है, किस तरीके से ये एक क्रांति ला सकता है? आप इसको भविष्य का ईंधन कह सकते हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप लोगों का, मेरा नाम है गौरव शर्मा। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पर्यावरण, ऊर्जा संसाधन, फ्यूल एनर्जी, इन सब से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। या भविष्य का ईंधन क्या हो सकता है? क्या पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को बंद करना पड़ेगा? क्या EV उसका स्थान ले लेगी? क्या सिर्फ हाइड्रोजन एनर्जी एकमात्र सोर्स होगी? इन सब के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको आर्टिकल बताते हैं कि आर्टिकल क्या है। आप इसको देखिए, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इज इट फिजिबल टू ब्लेंड आइसोब्यूटेनॉल एंड डीजल? ये कहना चाह रहे हैं कि क्या आइसोब्यूटेनॉल को डीजल के साथ हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं? क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं? एक सवाल है। और इस भविष्य के ईंधन का उपयोग करके कैसे पूरी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को हम बदल के रख सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या होता है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि जो एथेनॉल है उससे किस तरीके से ये अलग है। चलिए तो शुरू करते हैं इसको पढ़ना। इसोब्यूटेनॉल और डीजल का मिश्रण डीजल पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण को घटाने के लिए वैकल्पिक बायोफ्यूल्स पर शोध चल रहा है। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शनल बायोफ्यूल्स पे फोकस करते हैं जो इनको रिप्लेस कर दें, और इसी दिशा में एथेनॉल को लंबे समय तक संभावित विकल्प माना गया। लेकिन अब समय आ गया है इसोब्यूटेनॉल पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। एथेनॉल पर जब अभी रिपोर्ट आई तो ये कहती है कि एथेनॉल अच्छा है,
ये पर्यावरण फ्रेंडली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर्यावरण के लिए अच्छा है। लेकिन इसके कारण जो हमारी मशीनरी है उस मशीनरी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और माइलेज भी इसका काफ़ी गिर रहा है। तो इसके कारण जो कंज्यूमर है उनका रुख इसकी तरफ ठीक नहीं है। अगर हम इसे इसे ईसोब्यूटेनॉल की बात करें या आइसोब्यूटेनॉल की बात करें, तो आइसोब्यूटेनॉल क्या है, ये काफ़ी हेल्पफुल है। इससे माइलेज भी आपको ज़्यादा मिलेगा और इंजन फ्रेंडली भी है। तो ये एक भविष्य का ईंधन हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है, आप इसको डीजल में भी ब्लेंड कर सकते हैं, डीजल में भी मिक्स कर सकते हैं। अभी जो एथेनॉल है हम उसको पेट्रोल में मिक्स कर रहे थे। E20 भारत सरकार की नीति है और उस लक्ष्य को हमने 2025 में ही हासिल कर लिया है, जो कि 2030 तक हासिल करना था। अब ये क्या है, आप इसके डिफरेंस को इसको समझिए। ईसो ईसोब्यूटेनॉल क्या है? यह एक 4 कार्बन वाला अल्कोहल है। ध्यान रखना, इसमें 4 कार्बन हैं, C4H1OO आप इसको यहाँ पर बोल रहे हैं। ये 4 कार्बन वाला एक अल्कोहल है। सर एथेनॉल से कैसे ये अलग है? तो एथेनॉल में हमको 2 कार्बन देखने को मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इसमें एथेनॉल में 2 कार्बन है और इसमें 4 कार्बन है, तो सीधी सी बात है कि जो ईसोब्यूटेनॉल है इसकी जो दहन क्षमता होगी, ये दहन क्षमता ज़्यादा होगी। अगर दहन क्षमता ज़्यादा है तो इसका लाभ मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, इनके लिए। तो ये क्या है? एक 4 कार्बन वाला अल्कोहल है। एथेनॉल की तुलना में उच्च ऊर्जा घनत्व है, ठीक है, हायर एनर्जी डेंसिटी है, पानी में घुलनशीलता कम है, ये पानी में कम घुलता है। जो एथेनॉल है ये पानी में घुल जाता है और पानी में घुलने के कारण सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है। इसकी पानी में घुलनशीलता कम है, इसलिए डीजल पेट्रोल के साथ मिश्रण अधिक स्तर है। ये पानी में नहीं घुलता है तो एक सॉलिड मिक्सचर बनाता है, और एथेनॉल पानी में घुल जाता है तो वो सॉलिड मिश्रण नहीं बना पाता है। इसीलिए इंजन में प्रॉब्लम आती है, इंजन की इफ़िशियंसी कम होती है और माइलेज भी कम होता है। ये पानी में घुलता ही नहीं है, मतलब घुलने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो लेस है। तो एथेनॉल क्या है आप इसको समझ गए होंगे, एक 4 कार्बन वाला अल्कोहल है। और ये सॉरी ईसोब्यूटेनॉल एथेनॉल से किस तरीके से अलग है आप इसको भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उत्पादन कहाँ से होता है, इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है समझिए। कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल, इनसे हम इसको प्राप्त करते हैं। जैसे मक्का, कॉर्न से आपको मिल जाएगा। गन्ने का जो सीरा है ना, मोलेसिस, कृषि अवशेष, एग्रीकल्चर रेसिड्यू जो हैं, इन सब से हमको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ से मिल सकता है? इसका उत्पादन कच्चे माल से मिलेगा। इसमें मक्का की बात की गई है, गन्ने के अवशेष से बात की गई है, और कृषि के जो अवशेष होते हैं, जो फसलें बच जाती हैं, उनसे आप इसका उत्पादन करेंगे। इसके उत्पादन की जो विधि है, ये विधि क्या होगी? फर्मेंटेशन प्रोसेस पे काम करेंगे, जैव प्रौद्योगिकी आधारित है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। तो अब जब भी आप आगे से बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, आप इसको लिख सकते हैं कि ईसोब्यूटेनॉल आएगा तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप इसका उत्पादन करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स इसमें होंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। शुगर का ईसोब्यूटेनॉल में रूपांतरण किया जाएगा, जो शुगर है इसका हम ईसोब्यूटेनॉल में रूपांतरण कर देंगे। तो मेन यहाँ पर जो विधि है वो फर्मेंटेशन है। इस फर्मेंटेशन विधि के द्वारा जो कृषि अवशेष हैं, उनकी जो शुगर है उसका उपयोग करके इसका उपयोग किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ईसोब्यूटेनॉल में। तो उत्पादन की जो विधि है ये फर्मेंटेशन विधि है। कच्चा माल आपको कहाँ से मिलेगा? कच्चा माल इन इन जो कृषि और उसके उत्पाद हैं उनसे हमको मिल जाएगा। एथेनॉल क्यों नहीं? एथेनॉल की कम ऊर्जा क्षमता, लगभग 34% कम ऊर्जा डेंसिटी पेट्रोल से, मतलब पेट्रोल से 34% कम ऊर्जा डेंसिटी है। मतलब अगर सिर्फ प्योर पेट्रोल को हम लोग यूज़ करें तो इससे 34% ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी है। मतलब जो माइलेज है, आप जिसको एवरेज कहते हैं, ये माइलेज 34% ज़्यादा आएगा सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल यूज़ करें। तो ये खतरा है एथेनॉल, ये एक विकल्प नहीं नज़र आ रहा है। उच्च वाष्पशीलता और अधिक वाटर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी, इसकी उच्च वाष्पशीलता है और वाटर में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी घुल जाता है। इंजन नॉकिंग और कम ईंधन दक्षता की समस्या है। डीजल के साथ स्थिरता, ब्लेंडिंग स्टेबिलिटी की दिक्कत है। जो एथेनॉल है ये पेट्रोल में ही हम इसको मिक्स कर पा रहे हैं, डीजल में मिक्स नहीं कर पा रहे हैं।
दहन क्षमता कम है, इंजन को खराब कर रहा है, इसीलिए ईसोब्यूटेनॉल की तरफ हमको जाना पड़ेगा। अब उस पर रिसर्च चल रही है, आगे आने वाले 2-3 साल में मे बी हमको ईसोब्यूटेनॉल देखने को मिले जो एथेनॉल को रिप्लेस कर देगा और इंजन में जो प्रॉब्लम आ रही हैं उन प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर देगा, ध्यान रखिएगा। तो एथेनॉल क्यों नहीं है, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। ईसोब्यूटेनॉल डीजल मिश्रण की व्यवहार्यता, इसकी फिजिबिलिटी क्या है? डीजल के साथ मिलकर चलाया जा सकता है, स्थिर मिश्रण है, कम फेज सेपरेशन है, एनर्जी आउटपुट डीजल के करीब है। मतलब जो नॉर्मल हमारा डीजल है, इस नॉर्मल डीजल में अगर आप लोग ईसोब्यूटेनॉल को मिक्स करते हैं तो ये सिमिलर ही होगा, थोड़ा सा चेंजेस मतलब अंतर देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन ये क्या है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अगर हम ईसोब्यूटेनॉल को बना लेते हैं तो डीजल इंजन का भविष्य सुधर जाएगा और डीजल के कारण जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उस पर्यावरण प्रदूषण से हमको मुक्ति मिल जाएगी। एथेनॉल को जो विकल्प के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी एक विकल्प मिल जाएगा और वाहनों में जो समस्या आ रही है, माइलेज की जो प्रॉब्लम आ रही है, उस माइलेज की प्रॉब्लम का समाधान भी हमको यहाँ से मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आपसे कोई पूछ सकता है इसके फायदे क्या हो सकते हैं, इसके प्रॉस क्या हो सकते हैं। कोई भी काम हम जब करेंगे जब उसमें हमारा कोई लाभ हो, ये मानवीय स्वार्थ है। उच्च ऊर्जा घनत्व है तो बेहतर माइलेज हमको मिलेगा। एथेनॉल का उच्च ऊर्जा घनत्व नहीं है तो उसके कारण माइलेज हमारा डिक्रीज हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण हो रहा है, उससे जो पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं वो भी कम हो रहा है, लेकिन इंजन की समस्या और माइलेज की प्रॉब्लम कंज्यूमर को फेस करनी पड़ रही है। एथेनॉल से अधिक स्थिर और कम वाष्पशील है। कम वाष्पशील होने का मतलब क्या है कि ये हमको ज़्यादा जो उत्पादन है या ज़्यादा माइलेज आपको देगा, ध्यान रखिएगा। नवीकरणीय कच्चे माल से उत्पादन हो रहा है तो रिन्यूएबल सोर्सेज से हमको मिल रहा है तो पर्यावरण संरक्षण इसके द्वारा हो ही रहा है। प्रदूषण CO SCPM में कमी करेगा, ये प्रदूषण को कम करने में बहुत हेल्प करेगा और इंजन की कार्य क्षमता में सुधार की संभावना है। इंजन जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के साथ काम करता है उसी तरीके से ईसोब्यूटेनॉल के साथ काम करेगा। आप इसको आइसोब्यूटेनॉल भी कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन को लेकर परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो ये इसके सारे फायदे हैं। आपसे कोई पूछेगा क्यों हमको ये करना चाहिए, आप ये सारे फायदे बता देना। हालांकि इसके नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान क्या है? उत्पादन लागत अभी अधिक है, इसका उत्पादन करना थोड़ा महंगा है। बड़े स्तर पर तकनीक पूरी तरह विकसित नहीं है, अभी हम तकनीक को विकसित नहीं कर पाए हैं। इंजन डिजाइन में छोटे बदलाव की आवश्यकता है और सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक चुनौती के तौर पर हमको देखने को मिल रही हैं, तो ये भी एक चुनौती है। तो किसी चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं, फ़ायदों के साथ में हमें उसके कुछ नुकसान भी देखने को मिलेंगे। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ऊर्जा संकट है उस ऊर्जा संकट का एक समाधान हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जो इस ब्यूटेनॉल है यह हमारी ऊर्जा जो संकट है, इस ऊर्जा संकट का एक समाधान हमको देखने को मिल सकता है। इसके द्वारा आप आसानी से जो डीजल और पेट्रोल इंजन है इनकी लाइफ को भी मैनेज कर सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण और उसका समाधान भी कर सकते हैं। देखिए अभी हमारे जो पेट्रोल और डीजल इंजन है इनसे बहुत सारे हानिकारक विषैले जो पदार्थ हैं वो निकलते हैं और इसका नुकसान होता है हमको, मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसी के साथ में पर्यावरण के लिए एक संकट के तौर पर निकलते हैं और ये पर्यावरण की जो कीमत है या इस डीजल की जो कीमत है वो पर्यावरण के नुकसान पे हम चुकाते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संकट है। स्वास्थ्य के लिए संकट है, संसाधनों के लिए संकट है और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी संकट है। हमें इसके समाधान निकालने पड़ेंगे। तो प्रीलिम्स में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चन की, मेंस में भी ढेर सारी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। अगर आपको पसंद आते हैं तो अपनी राय हमको ज़रूर दें और इनको शेयर ज़रूर करें। आपकी राय और आपकी शेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लें। आप यहाँ आएंगे तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट मिलेगी और अपडेट के साथ में जो PDF है वो PDF भी यहाँ शेयर हो जाते हैं। तो कनेक्ट या ज्वाइन विथ मी फॉर क्लासेस, फिर आपसे करते हैं मुलाकात। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।